नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मौर्य राजवंश, मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए खास है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, लेखपाल, आईएएस, आईएफएस, सीजीएल, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी मौर्य साम्राज्य से। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे, कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से और कुछ फैक्टों के माध्यम से, यानी कुछ नहीं छोड़ेंगे आज के बाद में इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य, इसका संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक वो था चंद्रगुप्त मौर्य। यानी चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका जो जन्म हुआ था 345, ठीक है, 345 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं इसके बारे में। जो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी थी, ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ हुई थी। उसका नाम था कार्नेलिया, जिसके साथ में इस चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी, ठीक है। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दान में दे दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने। क्योंकि ये जो कार्नेलिया थी, ये कोई और नहीं थी, ये सेल्यूकस निकेटर की अपनी खुद की पुत्री थी, ठीक है। ये जो सेल्यूकस निकेटर था ना दोस्तों, चंद्रगुप्त ने इसे 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त आप लोगों से ये पूछ सकता है, जो चंद्रगुप्त था, ये जो मगध की गद्दी पर बैठा था, ये कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मगध की जो राज गद्दी पर बैठा था दोस्तों, ये 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठा था। ये जो चंद्रगुप्त था ना दोस्तों, चंद्रगुप्त आप लोगों से पूछ सकता है किस धर्म का अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। चंद्रगुप्त के गुरु पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे। तो भाई चंद्रगुप्त के गुरु थे बाणभट्ट, या फिर आर्यभट्ट, या फिर चाणक्य। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताना कि भाई चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, ठीक है, चाणक्य। अब इस चाणक्य के नाम क्या क्या थे। विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये 3-4 इनके नाम थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे हम। सबसे पहला सवाल है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम, यही क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। तो जो दोस्तों चाणक्य था, इसके जो अन्य नाम था, ठीक है, वो था विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त के साथ में इसका अन्य नाम कौटिल्य भी था, ठीक है। विष्णुगुप्त था और चाणक्य था, इसके 3 नाम थे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों हुआ क्या था, घनानंद को हराने में चाणक्य अर्थात कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त की मदद की थी, ठीक है। हुआ ऐसा कि जब युद्ध में घनानंद को हरा दिया, तो बाद में चंद्रगुप्त जो थे, ठीक है, इनका चंद्रगुप्त मौर्य, इनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। किसने, वो किया था चाणक्य ने, ठीक है। चाणक्य ने सबसे अहम पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये पुस्तक ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो भाई अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने। क्लियर हो गया। अब ये पूछा जाता है, जो अर्थशास्त्र है ये किससे रिलेटेड पुस्तक है। तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, यानी ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर करेंगे 2। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के प्रिंस से।
ठीक है, तो ये की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना की जाती है दोस्तों, मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए खुद के बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? सवाल नंबर 3, इसका राइट आंसर है वो था अशोक। ठीक है, अशोक वो राजा था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी। दोस्तों ये जो अशोक था ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और ये जो मगध की राजगद्दी पर बैठा था 269 बीसी में पूछा जाता। ठीक है, 269 बीसी में बैठा था। यही पूछा जाता है कि कब बैठा, 269 बीसी में बैठा मगध की राजगद्दी पर। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और पुराणों में, ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, यानी अशोक वर्धन इसे कहा गया है पुराणों में। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पुराणों में क्या कहा है, अशोक वर्धन। ठीक है, चलिए, और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इसे अशोक कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने अपने अभिलेख के 8वें वर्ष लगभग 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसाली पर अपना अधिकार कर लिया था। प्लिनी ने दोस्तों क्या खूब बात कही है अशोक के बारे में कि मिस्र का राजा फिलाडेल्स टालमी सेकंड ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, उपगुप्त था जिसने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अशोक के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को पूरा। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी था। ठीक है, चलिए, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा भी प्रदान की थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की संख्या पूछी जाती है कि भाई अशोक के शिलालेख कितने थे? तो भाई जो अशोक के शिलालेख थे वो थे 14। अशोक के शिलालेख 14। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अशोक के शिलालेखों को जो खोजा गया था वो खोजा गया था 1750 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, और किसने खोजा था दोस्तों? इन्हें पादरे, ठीक है, पादरे टी फैनथेलर, ठीक है, पादरे टी फैनथेलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को खोजा था। इनकी संख्या 14 है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया था। पूछ सकता है अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक शिलालेख, एक स्तंभलेख और एक गुहालेख। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अशोक की माता का नाम पूछा जाता है कि अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी। शुभद्रांगी इसकी माता का नाम था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखखली गोसाल ने की थी। तो आपसे पूछ सकता है आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। मखखली गोसाल। ठीक है, गोसाल ने की थी आजीवक संप्रदाय की स्थापना, पूछा जाता है। चलिए, अब ये तो हो गया यहाँ से पॉइंट। मैंने आपको बताया था कि अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरे टी फैनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है।
लेकिन पढ़ने में जो सफलता हासिल की वो किसने की थी? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में किसने हासिल की थी? जेम्स प्रीसेप। ठीक है, जेम्स प्रीसेप ने दोस्तों सबसे पहले सफलता हासिल की थी इनको पढ़ने में। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख कितने हैं? अशोक के शिलालेख हैं 7। अशोक के स्तंभ लेख पूछे जाते हैं, स्तंभ लेखों की संख्या है 7। एक प्रयाग स्तंभ लेख, एक दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, एक दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, एक रामपुरवा स्तंभ लेख और एक लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, ये चंपारण बिहार में है। एक लौरिया नंदगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है, एक ये भी लेख था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं भाई 14 हैं कुल मिलाकर, इनमें सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो वो है 7वां इसका अभिलेख, ये सबसे लंबा अभिलेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मनदेही है। ठीक है, इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की घटना देने की घोषणा की गई थी। अशोक का सारे कुना यानी कदहार अभिलेख ग्रीक एवं आमेनाइक यानी अमेरिक भाषा में प्राप्त हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो इसके 14 अभिलेख है जरा इनके बारे में जल्दी से सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा। पहला अभिलेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे अभिलेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा अभिलेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। ठीक है, और इस अभिलेख में दोस्तों, इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी किया गया है। चौथे अभिलेख में दोस्तों भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवें अभिलेख में दोस्तों धर्म महामात्राओं की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा अभिलेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां अभिलेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है, तभी तो ये सबसे लंबा है। नौवां अभिलेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। दसवां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। और 11वां अभिलेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां अभिलेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन जो कि 261 BC में लड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद अशोक के जो हृदय में परिवर्तन हुआ इसकी बात इसमें कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है। 14वां अभिलेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये कुल मिलाकर 14 अभिलेखों के बारे में मैंने आप लोगों को इसके बता दिया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ लेते हैं। भाई अशोक के बारे में बहुत हो गया, अशोक के बारे में क्वेश्चन फंसना होगा तो भाई यहीं से क्वेश्चन अशोक के बारे में फंस जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुत देर होगी। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो उस पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो उस पत्नी का नाम था, ध्यान से सुन लीजिएगा, कारुवाकी। अगला सवाल करेंगे सवाल नंबर 5। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो भाई किस प्राकृत का प्रयोग किया है एक रूपता से? तो वो अर्धमागधी का प्रयोग किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 6। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? बिंदुसार कौन था? भाई अशोक का बाप था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? तो भाई ये भेजा था तक्षशिला में। नाम बिंदुसार आ गया, बिल्कुल कहानी इसकी सुना देता हूं बिंदुसार की भी मैं आप लोगों को। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जो 298 BC में मगध की गद्दी पर बैठा था। 298 BC में। ठीक है, अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, वायु पुराण में बिंदुसार को बृहदसार या फिर वारिसार भी कहा गया है। ठीक है, चलिए स्ट्रॉबेरी के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोक्स ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा था। इसने ही दोस्तों मैगिस्थनीज या फिर जो डाइमेक्स नामक राजदूत था, इसे ही मैगिस्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। तो क्या कहा गया है? सिंह सेन कहा गया है।
जैन धर्मों में बिंदुसार को। ठीक है, याद रखिएगा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, ठीक है, चलिए, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जो कि सिंधु व झेलम नदी के बीच हुए। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। ठीक है, इथियन यानी इथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोक्स फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो पूछ सकता है कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार के बारे में क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लें। बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। जो भी किसी का नाम आएगा पूरी उसकी कहानी मैं आप लोगों को सुना दूंगा। चलिए सवाल नंबर 7, निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? वह व्यक्ति देव नाम प्रियदर्शी के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों, सम्राट अशोक। ए विकल्प ठीक है। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश यदि कोई है तो वो है मौर्य राजवंश। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौटिल्य चाणक्य जो था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन कराने में। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी किस धर्म को स्वीकार कर लिया था कलिंग विजय के उपरांत? ठीक है, तो वो धर्म था दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। सवाल नंबर 11 करेंगे, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो वे चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने मदद की थी तो वो उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अर्थशास्त्र। अगला सवाल, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, तो किस कला यानी सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो वो बौद्धकालीन कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 13, भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ठीक है, जैन धर्म को अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनाया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नाम आ गया, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले भी बता दिया है। ठीक है, मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा, जन्म 345 में हुआ। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था और इनकी पुत्री कार्नेलिया से शादी कर ली थी। ठीक है, चलिए, मैगस्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी। मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें आगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर मतलब जो निकेटर था, इसके बीच युद्ध का वर्णन एपियासन ने इसका वर्णन किया है। याद रखिएगा। ठीक है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे और चंद्रगुप्त की जो मृत्यु हुई थी 298 ईस्वी में श्रवणबेल गोला में उपवास के दौरान, यानी व्रत रखा था और उसी दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी 298 ईसा पूर्व में। और तभी 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार। उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बे विकल्प ठीक है, जल्दी जल्दी करा दूंगा आप लोगों को, चिंता मत करिए। मैगस्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के समाज को कितनी श्रेणियों में? तो 7 श्रेणियों में उसने विभक्त किया था। डी विकल्प सही है। सवाल नंबर 16, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये की थी 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्योंकि इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके लिए 17, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपनाया था। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसका नाम क्या था? जो मुद्रा प्रचलन में थी तो उसका नाम था पण।
ठीक है, पर्ण मुद्रा थी जो वहां पर प्रचलन में थी। ठीक है, तो पूछ सकता है, याद रखेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है? ठीक है, वो अजातशत्रु है, ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो जो अशोक का उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों कुणाल। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो जो दोस्तों मुद्रा राक्षस ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, बी विकल्प सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो कौन सी है भाई? वो है डी वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन आपको दिखेगा कम, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में इसने मुद्रा राक्षस में दोस्तों व्याख्यान किया है। सवाल नंबर 23, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सबसे प्रतापी राजा यही थे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 25, निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है? तो अशोक की जो शिलालेख है दोस्तों ये पाटलिपुत्र में नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो भाई अर्थशास्त्र का लेखक था चाणक्य, वो चंद्रगुप्त के समकालीन था। ठीक है, चंद्रगुप्त के समकालीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस वंश का शासक आया था वो वंश था मौर्य वंश। सवाल नंबर 28, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र तो वो था तक्षशिला। सवाल नंबर 29, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो भाई मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? वो है इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार पूछ ली। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो वह दोस्तों मुद्रा राक्षस। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस और उसके लेखक है विशाख दत्त। अगला सवाल, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो स्रोत कौन सा है? तो वो स्रोत है दोस्तों इंडिका। सवाल नंबर 32, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जो उसके शिलालेखों में प्रयुक्त हुई है तो वो है प्राकृत भाषा। अगला सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। सवाल नंबर 34, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया था? तो भाई मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभक्त किया था। सवाल नंबर 35, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीतिक नीतियों पर। सवाल नंबर 36, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है? वो है श्रीलंका, नहीं है ये। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। सवाल नंबर 38, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ठीक है, तो वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। सवाल नंबर 39, ठीक है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? बराबर की गुफा जो थी
तो वो आजीवक, ठीक है, आजीवकों ने बराबर यानी जहानाबाद जिले में है स्थित ये कि गुफा का उपयोग जिसके आश्रय गृह के लिए किया दोस्तों, तो वो क्या है, आजीविकों ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत में फैला हुआ था? ठीक है, तो ये था दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। सवाल नंबर 40, केवल यह स्तंभ लेख या फिर केवल वह स्तंभ लेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो था भाब्रू स्तंभ लेख, जिसमें इसने अपने को सम्राट बताया था। सवाल नंबर 41, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है कालसी में स्थित। 43, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप, ठीक है, तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल 44, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मैंने आपको बताया था प्रथम जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप था। 1837 में इसने सफलता हासिल की थी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो इसका शिलालेख था वो 13वां नंबर, जिसमें कलिंग विजय, ठीक है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन इसने किया है। सवाल नंबर 46, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मैगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। 47, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में इसने पराजित किया था, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर आपके लिए रहेगा 48, निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में ज्यादा रहता था? तो जनता के संपर्क में रहता था अशोक, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 49, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या कहा? तो उसने कलिंग को जीतने के बाद में क्या कहा था? तो उसने दोस्तों भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा लिपि में हैं? तो भाई किस भाषा में है अशोक के अधिकांश अभिलेख? वो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। सवाल नंबर 51, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस है दोस्तों, जिसमें चंद्रगुप्त के लिए विरसल अर्थात निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है। सवाल नंबर 52, निम्न में से किस राज देश या फिर राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हुआ है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की में हुआ है, व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक नाम का ही उल्लेख। सवाल नंबर 53, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो वे कौन सा एक गलत है? तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये बात इसमें गलत है। चलिए सवाल नंबर हम करेंगे 54, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना, ठीक है, तो ये की थी सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना। सवाल नंबर 55, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द, तो वो हुआ है अर्थशास्त्र में यूज। अगला सवाल, सवाल नंबर 56, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये दीक्षा इसने ली थी उपगुप्त से। सवाल नंबर 57, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई ये किसने कहा था पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा? ये मैगस्थनीज ने कहा था, याद रखिएगा। अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था सड़क निर्माण के अधिकारी को। सवाल नंबर 59, मौर्य काल में गुप्तचरों का
जो नाम था वो क्या प्रचलित था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 60 नंबर, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो उसका नाम था तिस। 61 नंबर, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख, इसने जो अपनाया था उसका उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को अपनाया था? तो इसका उल्लेख मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। अगला सवाल 62 नंबर, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो किस महीने से होता है? आषाढ़ यानी कि जुलाई से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। सवाल नंबर आपके लिए 63, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो है दोस्तों उसके शिलालेख, इनसे सबसे ज़्यादा इसके बारे में जाना जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर रहेगा 64, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो वो हुई थी ब्राह्मी लिपि परिवर्तित। अगला सवाल, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता था, पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? तो ये अफगानिस्तान में भी पाया गया था अशोक का अभिलेख। 66 नंबर सवाल, अत्यंत पॉलिश किए गए एक दशम अशोक स्तंभ जिस पांडुरित या फिर पांडुजित बालूकाष्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो उसे दोस्तों मिर्जापुर के समीप चुनार खदानों से निकाला गया था। अगला सवाल, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने कहा है? ये किसकी युक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे? तो ये मैगस्थनीज ने बात कही है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोक्स से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो किसने किया था भैया, किस मौर्य सम्राट ने? तो वो किया था बिंदुसार ने। अगला सवाल करेंगे 69, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसके लिए दोस्तों इसका 13वां जो शिलालेख है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13वें शिलालेख में दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी इसी अभिलेख में कही गई है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो भाई बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी श्रवणबेल गोला में चंद्रगुप्त की। और जो बिंदुसार था ना दोस्तों, इसकी मृत्यु हुई थी लगभग 269 ईस्वी के यानी BC के आसपास। ठीक है, बिंदुसार की। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ये उज्जैन प्रांत का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसने की थी पृथक कलिंग शिलालेख में ये घोषणा। अगला सवाल नंबर 72, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है, ऐसी बात कही थी? तो कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो वो दोस्तों कलिंग का पृथक शिलालेख। 73, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या फिर खाता रहूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, जहाँ भी मैं हूँ मेरे महात्म्य या फिर महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसके छठे शिलालेख में वर्णन किया गया है, छठे में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के नामों या फिर अधिकारियों का नाम बताता है? किसमें? अवरोही यानी कि घटते क्रम में। तो वो बनाता है दोस्तों प्रादेशिक, राजयुक्त और युक्तक। अगला सवाल नंबर 75, विष्टि क्या है? सवाल नंबर 75 है विष्टि क्या है? तो वे विष्टि है बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सवाल नंबर 76, सीता से तात्पर्य दोस्तों राजकोषीय भूमि से प्राप्त आय।
77 नंबर, निम्न में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो वो है दोस्तों उसका स्तंभ लेख। अगला, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप, राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश, सोहारा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सोहारा उत्तर प्रदेश से भी। 79, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तो महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, दोनों को भेजा था। अगला सवाल 80, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त व्रत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो वो मिलता है खरोष्टी लिपि का प्रयोग। कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए? कहाँ से दो भाषा वाले प्राप्त हुए हैं? तो वो सारे कुना यानी कांधार से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र। 83, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में कौन शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश शामिल थे। 84 नंबर सवाल, अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था तुर्मै, जो कि अशोक के समकालीन था। किसके शासनकाल में डाइमैक्स यानी डीमैक्स भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। 86 नंबर, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम अशोक बताया गया है? तो गुजरा और मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला सवाल 87, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो किस में की है? ये पृथक कलिंग शिलालेख में। 88, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? ठीक है, तो कौन सी घोषणा करती है? कलिंग का पृथक शिलालेख। 89, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूँ, चाहे रानी के साथ विश्राम कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी अंतशाला में हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्यों के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये छठे शिलालेख में ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन पिछले। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजूक और यक्त। ठीक है, तो ये बातें हो गई कुछ इसमें। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को और बता दूं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें सुन लीजिए। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या पूछी जाए तो 5 थी प्रांतों की संख्या, और इन प्रांतों की संख्या को चक्र कहते थे। चक्र याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रांतों के प्रशासक जो थे ना दोस्तों, कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। जो प्रांतों के प्रशासक थे वो या तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक, वो कहलाते थे। याद रखिएगा, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। ठीक है, किस में किया गया था? विषय में प्रांतों का विभाजन किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो मौर्य साम्राज्य की वो थी ग्राम, और जो ग्राम का मुखिया होता था दोस्तों वो होता था ग्रामीक। ग्रामीक ग्राम का मुखिया होता था। ठीक है, प्रशासनों में सबसे छोटा गोप था। ठीक है, प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था? सबसे छोटा था गोप। ठीक है, गोप था। ठीक है, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो गोप था ना, ये 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्यों का एक मंडल मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन करता था। ठीक है, जो 6 समितियों में विभक्त था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। बिक्री कर के रूप में, ठीक है, मूल्य का 10वां भाग यानी 1/10 यानी 10वां भाग वसूला जाता था।
इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था, जो इसे बचाता था। ठीक है। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही, ठीक है, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त की सेना की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया थोड़ा सा। चलिए मैं और देख लेता हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रह गया तो। मौर्य शासन, ये पूछ सकता है कि मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। ठीक है। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंशों में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ सकता है, तो अंतिम शासक लिख लीजिए मौर्य वंश का, वो था बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और कब की थी? 185 BC में। ठीक है, इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ठीक है, सॉरी। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिनमें दार्शनिक, किसान, अहीर, ठीक है, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद शामिल थे। ठीक है। बिना वर्षा के अच्छी जो खेती होती थी, थोड़ा सा सुन लीजिए, बिना वर्षा के जो अच्छी खेती होती थी उसे क्या कहते थे? तो उसे अदेव मात्रक कहते थे। अदेव मात्रक, जो बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी। सरकारी भूमि को सीता कहते थे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहते थे। जो जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश था तो उसे राजुक कहते थे, याद रखिएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर और कार्य को करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, उसे गुप्तचर या फिर संचार कहा जाता था। तो उसे क्या कहते थे? गुप्तचर या फिर संचार, ये कहते थे। ठीक है। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त को गूढ़ पुरुष कहा गया है, सॉरी, गुप्तचर को। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष तथा एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले को संस्था कहा गया है। जो एक ही स्थान पर गुप्तचर रहकर काम करते थे तो उसे संस्था कहते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय समितियां करती थी। ठीक है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी राजदूत के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। तो भाई ये इंपॉर्टेंट आ गए हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।